तो चलिए हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। पहले मैं इसको रीड करूँगी एक एक पैराग्राफ, फिर आपको समझाऊंगी जैसे कि प्रीवियस चैप्टर्स में। ठीक है, तो देखिए, किसी भी क्षेत्र में रमणीयता लाने के लिए नित्य नूतनता की आवश्यकता होती है। किसी भी क्षेत्र में रमणीयता लाने के लिए नित्य नूतनता की आवश्यकता होती है। इसी को दृष्टि में रखकर ही माघ ने कहा होगा, शणे शणे यन्नवता मुपैति तदेव रूपम रमणीयतायाः। रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित हैं। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज़ मान्य नहीं होती। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज़ वस्तुतः जनता और समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं होती। सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे बढ़ नहीं पाता, वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्रायः असमर्थ ही हो जाती है। भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है और ऐसी सशक्तता तभी वह अर्जित कर सकती है जब वह अपने युगानुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। यहाँ तक हम एक पैराग्राफ लेंगे। काफ़ी बड़ी चीज़ें इसमें कही गई हैं, आपको नहीं समझ में आई होंगी, आई नो। चलिए इसको थोड़ा सा सरल बनाते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि किसी भी क्षेत्र में रमणीयता लाने के लिए नित्य नूतनता की आवश्यकता होती है। तो पहले तो हम दो शब्दों को पढ़ने से, एक नूतनता शब्द और एक रमणीयता, आप देखेंगे कि बार बार इन दो शब्दों का प्रयोग इस पैराग्राफ में किया गया है, रमणीयता और नूतनता। उसके पहले आइए, चलिए पहले हम भाषा और आधुनिकता को देखते हैं। जब हम भाषा और आधुनिकता को देखेंगे ना, तो उसके बाद हमको नूतनता और रमणीयता का मतलब समझ में आएगा। भाषा क्या है? आप पहले भाषा बताइए कि भाषा क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भाषा बेटा, जो आप सिंपल तरीके से एक रटा रटाया एग्जाम्पल जब हम पूछते हैं कि भाषा क्या है, तो सब वही बोलते हैं कि एक रटा रटाया जो बचपन से हम लोगों ने रटा होता है ना, आपको रटवाया गया होता है कि भाषा अभिव्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने हाव भावों को कहकर, सुनकर या बोलकर प्रकट करता है ना। तो भाषा है तो एक्चुअल में यही, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ और आपको इसका डेफिनेशन दूंगी या परिभाषा दूंगी, लेकिन भाषा की ये जो परिभाषा है, इसको जब हम समझेंगे तो क्या है, भाषा अभिव्यक्ति का वह सर्वश्रेष्ठ माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति बोलकर, सुनकर या कहकर या लिखकर भी अपने भावों को प्रकट करता है। तो अभिव्यक्ति मतलब क्या हुआ? जब हम अपने को अभिव्यक्त कर रहे हैं तो भाषा तब तक एक कोई भी भाषा है, हिंदी भाषा है, अंग्रेज़ी भाषा है, संस्कृत है, इवन आप अगर यहाँ की लोकल लैंग्वेज भोजपुरी लें, वो भाषा या कोई भी भाषा है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, पहाड़ी, नेपाली, ठीक है, फ्रेंच, इंग्लिश, कोई भी आप भाषा लें, रशियन, कोई भी लैंग्वेज आप लें, वो तब तक अपने अर्थ को सार्थक नहीं करती है जब तक कि उसके द्वारा कहे गए भाव हम अभिव्यक्त ना कर सकें। समझ में आया कहने का मतलब? कि हम जब तक अपने भावों को आपसे सरलता से नहीं कह पाएंगे तब तक हमारी भाषा अच्छी नहीं मानी जाएगी। ये मतलब है इसका मोटा मोटा, समझे? तुम बात समझ रहे हो? जैसे मान लो मैं हिंदी की टीचर हूँ और मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब मैं बहुत क्लिष्ट हिंदी में आपको बताती हूँ, बहुत, इसको ऐसे समझो आप। अब मैं आपको कोई बहुत शुद्ध हिंदी बताती हूँ, बहुत क्लिष्ट हिंदी में एक आपको चैप्टर, एक पैराग्राफ पढ़ाती हूँ। अभी यही चैप्टर, यही पैराग्राफ मैंने आपका पढ़ा और इसका जो अर्थ आपको समझाना है वो मैं बहुत शुद्ध साहित्यिक परिमार्जित परिष्कृत भाषा में बताऊँ या बहुत क्लिष्ट भाषा में बताऊँ, आपको समझ में आएगा? आपको समझ में नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आ सकता। तो ये एक लैंग्वेज जानने वाले की या एक लैंग्वेज पढ़ाने वाले की या एक लैंग्वेज सिखाने वाले की सबसे पहली विशेषता होती है कि पहले तो उसकी भाषा का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं सही बोलूँगी नहीं तो आप सही सीखेंगे नहीं।
इसीलिए कहा जाता है कि प्राइमरी लेवल पर ही, इसीलिए जो प्राइमरी स्कूल में जो टीचर्स होते हैं ना, उनको जब अपॉइंट किया जाता है तो उनकी भाषा, इवन इंटरमीडिएट, बीए, एमए, रिसर्च, सब में भाषा की अशुद्धि एक बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क बन के आता है हमारे व्यक्तित्व पर। हमारे मतलब ये केवल टीचर्स के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, ये सबके लिए है कि अगर, और ख़ास तौर से जो टीचिंग प्रोफेशन में जुड़े हों, ख़ास तौर से जो लिटरेचर और लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, उनकी भाषा पर तो उनका पूरा कमांड होना चाहिए। क्योंकि वो अगर ज़रा सी भी गलत होगी ना तो वो आपके कान में लगेगी कि नहीं। ये केवल हिंदी भाषा के लिए नहीं है, ये जितना हिंदी के लिए ज़रूरी है उतना ही ये अंग्रेज़ी के लिए ज़रूरी है, उतना ही ये फ्रेंच के लिए उतनी ज़रूरी है, उतना ही ये क्षेत्रीय भाषाएं जो बोली जाती हैं, भोजपुरी, तमिल, पहाड़ी, कन्नड़, कोई भी, फ्रेंच, रशियन, विदेशी, देशी, किसी भी तरह की भाषाएं। तो भाषा पे कमांड होना बहुत बड़ी बात है। पहली चीज़ तो ये, इसीलिए ये चैप्टर आपको पढ़ा, इस चैप्टर को पढ़ाने का मेन मकसद बच्चों को क्या है, वरना जो बच्चा साइंस पढ़ रहा है या कॉमर्स पढ़ रहा है या आर्ट्स पढ़ रहा है उसको भाषा और आधुनिकता पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसीलिए आपको ये पढ़ाया जा रहा है कि भाषा आपकी समयानुकूल होनी चाहिए। भाषा शब्द के साथ दूसरा शब्द कौन सा जुड़ा है? आधुनिकता। पहले हम भाषा पे बात करेंगे, हम फिर आधुनिकता पे जाएंगे। तो भाषा क्या है? भाषा अभिव्यक्ति का वह सर्वश्रेष्ठ माध्यम है जिसके द्वारा पहली चीज़, अभी मैं केवल पहला शब्द आपसे बोल रही हूँ बोल कर, अब मैं अशुद्ध बोलूँ। अब शब्द है भाषा और मैं आपसे बोलूँ भाषा, शब्द है देश और मैं आपसे बोलूँ देश, देशवासियों, शब्द है देशवासियों और मैं आपसे बोलूँ देशवासियों, तुरंत आपके कान में आता है कि नहीं आता है? आता है ना? इंग्लिश से ज़्यादा आता है। ये मैं हमेशा इस चीज़ के लिए बच्चों को कहती हूँ कि डोंट, जब ये चैप्टर में पढ़ाती हूँ तो आई ऑलवेज से टू द स्टूडेंट्स कि डोंट थिंक कि मैम हिंदी पढ़ा रही हैं इसलिए हिंदी का पक्ष ले रही हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन ख़ास तौर से आपके नॉर्थ इंडिया में अगर आप अशुद्ध हिंदी साउथ इंडिया में जाकर बोलेंगे, है ना, तो वहाँ इतना नहीं समझ में आएगा किसी को। वहाँ अगर आप इंग्लिश गलत बोलेंगे तो तुरंत वो कान में लगेगा। लेकिन नॉर्थ इंडिया में जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं, जैसे आपका उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उत्तरांचल है, पंजाब है, दिल्ली है, हरियाणा है, ये सब हिंदी प्रदेश में आते हैं। ये सब किस में आते हैं? हिंदी क्षेत्र में आते हैं, हिंदी भाषा क्षेत्र में। तो यहाँ पर अगर आप भाषा में अशुद्धि लाएंगे तो वो तुरंत एक भाषा के जानकार व्यक्ति को समझ में आया। तो भाषा अभिव्यक्ति का वो माध्यम है जिसे हम बोल कर, लिख कर, सांकेतिक रूप में या सुन कर सीखते हैं। तो पहले तो आप भाषा समझ गए क्या है कि हमको बोलना शुद्ध है, हमको लिखना शुद्ध है। अब आप देखिए कई बार क्या होता है कि आपसे क्यों कहा जाता है हिंदी एग्जामिनेशन में, जब मैं आपको पढ़ाने शुरू करती हूँ, कोई भी टीचर आपको पढ़ाना शुरू करता है हिंदी या इंग्लिश का, आप चूँकि दो मेन भाषाएं यहाँ पर पढ़ रहे हो, हिंदी और इंग्लिश, तो आपसे क्या कहता है कि देखो इस सब्जेक्ट में जब तुम्हारी स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो हम नंबर काटेंगे। साइंस में आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, कॉमर्स में आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, आपके नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि वहाँ आपका साइंस का और कॉमर्स का और आर्ट्स का कंटेंट देखा जाएगा। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में आप स्पेलिंग गलत लिखेंगे तो वहाँ पे टीचर्स आपकी स्पेलिंग में नंबर कम काटेंगे या नहीं काटेंगे, वो टीचर टू टीचर डिपेंड करेगा। काटना तो चाहिए, काटना तो पड़ेगा ही क्योंकि लैंग्वेज गलत है, बट हिंदी के कंपैरिजन में कम कटेगी। या अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं और इंग्लिश में पेपर दे रहे हैं, सारे इंग्लिश मीडियम में दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इसमें इंग्लिश मीडियम के हैं, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप इंग्लिश में साइंस का पेपर दे रहे हैं या आर्ट्स का हिस्ट्री दे रहे हैं या कॉमर्स दे रहे हैं तो आपके नंबर कम कटेंगे। लेकिन जब आप इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश का पेपर देंगे तो आपके नंबर कटेंगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि भाषा को शुद्ध रूप से लिखना भी आपकी पहचान है। भाषा को बोलना, भाषा को लिखना और भाषा को समझना, ठीक है। इशारे से बोलना, सांकेतिक भाषा। भाषा कितनी तरह की होती है? 3 तरह की, सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो जब आप सांकेतिक भाषा कहते हैं तो सांकेतिक भाषा क्या है? जिसमें हम आपसे इशारा करें, आप समझ जाएं। जैसे क्लास में क्या होता है, हम आपके क्लास में एंटर करते हैं, आप बहुत शोर करते हो, मान लो टीचर नहीं है तो ऑब्वियसली बच्चे शोर करेंगे, ये आपकी कमी नहीं है, अच्छा करते हो, शोर करते हो। जब टीचर नहीं है तो बच्चों को शोर करना चाहिए, थोड़ा बहुत, इतना नहीं कि स्कूल की बिल्डिंग नीचे आ जाए, लेकिन थोड़ा बहुत शोर करना चाहिए। क्योंकि अगर आप बोलेंगे ही नहीं, बिल्कुल चुप रहेंगे, एकदम मॉनिटर आपके सर पे, एकदम प्रीफेक्ट और एसपीएल आपके सर पे डंडा लगाए रहेगा, तो वो भी बचपन है भाई, बचपना है, जीवन है,
जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है कि नहीं? तो थोड़ा बोलोगे, थोड़ा हंसोगे ऑब्वियसली। और कभी कभी आप बोलने में इतना एक्सट्रीम पे चले जाते हो कि फिर वो चीज़ें कि फिर वो आपको समझ में नहीं आता है कि हम कितनी ज़ोर से बोल रहे हैं, है ना? तो हम मान लीजिए एंटर कर रहे हैं आपके क्लास में, तो हम क्या करेंगे? मेरे पास तीन तरीके हैं आपको चुप कराने के। पहले तो मेरी एंट्री इतनी जानदार होनी चाहिए कि आप चुप हो जाएं कि मैम आ गई, ठीक है? हो भी जाते हो, बट कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़े नोटोरियस होते हैं, थोड़े ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं, या कई बार तो बहुत सिंपल शाय बच्चे होते हैं बट उनकी कोई बात नहीं ख़त्म हो रही होती है, तो वो बात करते रहते हैं। टीचर क्लास में आया तो बच्चे बात कर रहे हैं, बहुत ऑब्वियस सी बात है, इसमें कुछ बुरा नहीं है, अच्छा है। मैं तो खुद कहती हूँ कि जब टीचर ना हो तो शोर मचाना ही चाहिए, थोड़ा बहुत, बहुत नहीं बट थोड़ा बहुत तो बोलना ही चाहिए। आप बड़े बच्चे हो, अगर आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करोगे, तो अगर आप अपने फीलिंग्स को एक दूसरे से, अपने फ्रेंड से एक्सप्रेस नहीं करोगे, तो इस भाषा और आधुनिकता को इतने प्यार से और इतने मन से और इतना डीप में जाके पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। भाषा का मतलब ही है कि हम अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। तो एक तो मेरी एंट्री होगी क्लास में, आप चुप हो जाएंगे। दूसरा, मैं आपसे बोलूँगी चिल्ड्रन, गर्ल्स प्लीज़ कीप क्वाइट, आप चुप होंगे। एक ये तरीका हो सकता है। अब वो भी उसमें हम किस भाव से आपको मना कर रहे हैं, हम बहुत ज़ोर से डांट रहे हैं कि हम प्यार से कह रहे हैं, एक ये तरीका हो सकता है। एक दूसरा तरीका हो सकता है कि मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख दूँ, मैं ब्लैक बोर्ड में लिख दूँ टीचर इज़ इन द क्लास, या नाउ टीचर इज़ इन द क्लास, या नाउ कीप क्वाइट, लिख सकते हैं ना। लिखने का तरीका, बच्चे चुप हो गए। एक और तरीका हो सकता है कि हम आपको इशारे से करें, हम एंटर करें, बच्चे चुप नहीं हो रहे, आगे के बच्चे चुप हो गए, पीछे के बच्चे शोर कर रहे हैं, तो that is more than enough for you. If you are if you are a understanding student, and you should know, you know that what is the qualities of a good student, that as teachers enters in the class, they should be remain silent, they will keep quiet. Only this finger is much more I will say much more powerful देन माई शाउटिंग कि प्लीज़ कीप क्वाइट, प्लीज़ कीप क्वाइट। बच्चे नहीं होंगे, आप बड़े बच्चे, आपको समझ में आ गया कि मैम ने बोल दिया, है ना? तो और अब ये मेरे एक चीज़ और भी है, क्योंकि भाषा में क्या हो रहा है, भाषा अभिव्यक्ति, भावों का वो हो रहा है, भाव एक दूसरे को प्रकट कर रहे हैं हम अपने। तो अब ये इतना मैं आपसे स्वतंत्रता ले सकती हूँ, बिल्कुल आप इसमें मुझे कुछ नहीं कह सकते कि मैं जिस मूड में हूँ मैं उस तरह से भी आपको कह सकती हूँ। आप समझिए इस बात को कि अगर मैं एंटर कर रही हूँ और इफ़ आई एम इन रिलैक्स मूड, एक अच्छे मूड में हूँ, तो आप कितना भी शोर कर रहे हो, टीचर्स कभी कभी कुछ नहीं बोलते हैं। और कई बार टीचर्स का मूड उखड़ा होता है, वो वर्क प्रेशर है, या वो थक गए हैं, या वो कुछ हो गया है, कुछ गड़बड़ है उनका मूड आज, तो वो आपको डांट देंगे, चिल्लाएंगे आपके ऊपर। होता है ना बहुत बार। क्यों? क्योंकि भावों की अभिव्यक्ति है ना वो। आपको याद रखिए, जब टीचर आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है, आपके ऊपर चिल्ला रहा है, इवन आपके पेरेंट्स भी, यहाँ मैं फेवर लूँगी छोटा सा ही, एज अ पेरेंट लूँगी, एज अ मेंटोर लूँगी, एज अ टीचर लूँगी, एज अ गाइड लूँगी, कि क्योंकि वो भावों की अभिव्यक्ति है ना। सबके साथ होगा, केवल टीचर के साथ नहीं होगा, स्टूडेंट के साथ भी होगा। कई बार टीचर ने बहुत ज़ोर से बच्चे को बोला बट बच्चा कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि बच्चा काम है, बच्चा कूल है। बट कई बार होगा कि बच्चा बहुत एग्रेसिव बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि उस समय वो मेंटल पीस में नहीं, उस समय उसका जो पीस ऑफ माइंड है वो नहीं है, वो उसका मूड ऑफ है, उसका कोई पेपर ख़राब हुआ है, उसकी किसी से लड़ाई हुई है, कोई उसे समझ नहीं रहा, बहुत सारे रीजंस हैं। तो ये भाषा इस तरह से भावों को अभिव्यक्त करेगी। इसको थोड़ा सा और डीप में समझिए, क्योंकि जब आप ये सारी चीज़ें समझ जाएंगे ना, तो आप चैप्टर बहुत ऐसे चुटकियों में समझ जाएंगे, ऐसे ऐसे चुटकी बजेगी और आपका चैप्टर कंप्लीट। नहीं समझेंगे तो फिर चैप्टर समझने में आपको कठिनाई होगी। इसलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में हमेशा इस चैप्टर का बहुत अच्छे से आपको देती हूँ। दूसरी चीज़ एक ये भी है कि एक इस पे भी डिपेंड करेगा कि मैं क्या कर रही हूँ और आप बोल रहे हो। जैसे मैं क्लास में एंटर कर रही हूँ तो मेरे पास बहुत सारे साधन हैं कि मैं आपको चुप करा सकती हूँ, मुंह से बोल के, लिख के, या इशारे से। बट जब मैं पढ़ा रही हूँ, जब टीचर आपको पढ़ा रहा है क्लास में, है ना, और उसमें कोई बच्चा डिस्टर्ब करता है, तो उसमें भी हमारे पास दो तरीके हैं। या तो वो बच्चा कंटिन्यूस बोल रहा है और हम उसको डिस्टर्ब करते देख रहे हैं, तो हम उसको इशारा करते हैं, थोड़ा सा आँख को दिखाई, थोड़ा सा। वो बच्चा मान गया तो ठीक है, अब वो नहीं माना तो
ऑब्वियसली गुस्सा आएगा। टीचर अगर बहुत सीरियसली कोई चैप्टर पढ़ा रहा है, कोई भी, इट डजंट मेक, मुझे लगता है कि इससे कोई डिफरेंस नहीं है कि आप हिंदी पढ़ रहे हो कि आप मैथ्स पढ़ रहे हो, आप फिज़िक्स पढ़ रहे हो कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि टीचर तो उतने ही मन से पढ़ा रहा है ना। एग्ज़ाम तो आपको सारे सब्जेक्ट्स का देना है ना। तो अगर टीचर बहुत डूब के पढ़ा रहा है, पूरा क्लास बहुत साइलेंटली पढ़ रहा है, तो हम लोग अवॉइड करते हैं कि उस समय ना बोलें। कई बार तो पढ़ा ले जाते हैं पूरा चैप्टर और बाद में बच्चे को टोका जाता है कि आपने क्लास में डिस्टर्ब किया, दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड हैबिट, यू आर द सीनियर मोस्ट। आपको अगर अभी क्लासेस चल रहे होते हैं आपके रेगुलर, तो आपसे यही सब कहा जाता है। 12B2 में जब आप बैठते वहाँ पे सिस्टर के पास वाला कमरा, या फिर 12B1 में बैठते या 12th आर्ट्स में, किसी को भी वो नहीं है 12 कॉमर्स स्टाफ रूम के बगल में बैठता, किसी को भी छोड़ा नहीं जाता। आपसे बार बार सब लोग यही बोलते कि अब तुम सीनियर मोस्ट हो, अब शोर मत करो, है ना। तो ये तरीके हैं कि किस तरह से हम भाषा को समझें, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको भाषा समझ में आई होगी कि वो जो एक रटी रटाई डेफिनेशन हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि भाषा अभिव्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, याद रखिए कि वो माध्यम तब तक सर्वश्रेष्ठ नहीं होगा जब तक कि उसका शुद्धतम रूप आपको नहीं मिलेगा, है ना। इसीलिए अगर किसी बच्चे को एक पढ़ाने वाली टीचर देश पढ़ाती है देश की जगह, तो वो देश ही सीखेगा, वो देश नहीं सीखेगा। आप वो उस चैप्टर उसको याद करिए ज़रा, स्कूल से थोड़ा बाहर निकलते हैं। मोगली याद है आपको? जंगल बुक हम लोग छोटे थे बचपन में, तब ये सीरियल आया था पहली बार टीवी में, जंगल बुक। क्या था वो सीरियल? हम लोगों को बड़ी डांट भी पड़ती थी घर में। जंगल बात चली है, पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है ना। तो हम लोग ये बच्चे थे तो ज़ोर से मस्त गाते थे और मस्त डांट खाते थे। क्या बोल रहे हो, सोच के बोलो, कुछ भी वर्ड्स बोलते हो। तो मम्मा वो टीवी में आया वो सॉन्ग, अभी फिर से आ रहा है जंगल बुक या मोगली की दुनिया के नाम से बहुत से सीरियल्स बने हैं। आप उसमें देखिए मोगली को, जो फर्स्ट सीरियल था उसका ना, अभी तो उसके काफ़ी वर्जन्स बन गए हैं। तो मोगली हिंदी में बात कर रहा है उसमें। वो लड़का बचपन में जंगल में खो जाता है, उस लड़के की भाषा देखिए आप, वो लड़का बचपन में जंगल में खो जाता है, और जब वो जंगल में खो जाता है तो वो हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, कोई भी भाषा नहीं जानता है, मनुष्यों की वो कोई भी भाषा नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि उसका लालन पालन जंगली जानवरों के बीच में हुआ है। ये है भाषा की शक्ति। तो वो नहीं, ही इज़ नॉट नोइंग एनी ऑफ लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, ही इज़ नोइंग ओनली एनिमल्स लैंग्वेज या इशारों की लैंग्वेज जो समझता है, जो फर्स्ट वर्जन हम लोगों ने बचपन में देखा था। अभी कैसा है वो आप मुझे ज़्यादा बताएंगे। तो ये है अभिव्यक्ति, ये अभिव्यक्ति। एक बार बीच में 2-3 साल पहले की बात है, शायद आप 9th-10th में रहे होंगे, 2 साल या 8th में रहे होंगे। आपने अगर सुना होगा, एक गोरखपुर का ही केस था। उसमें क्या था कि एक बच्चा जो था वो बहुत समय बाद अपने पेरेंट्स को मिला, और उसका लालन पालन जो है वो जंगल में हुआ था। बहुत निकली थी ये न्यूज़ टीवी में। मैंने इसके पहले भी जब ये चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने ये एग्जाम्पल बच्चों को दिया था, मुझे याद आ रहा है। तो वो न्यूज़पेपर में और टीवी में बहुत आया था कि वो बच्चा घर तो आ गया है, उसको ले आए हैं पुलिस वाले पकड़ करके, गांव वाले पुलिस वाले। लेकिन जब उस बच्चे को टेबल पे खाना दिया जा रहा है तो वो नहीं खा रहा है, वो खाना नहीं खा रहा है, वो खूब रो रहा है, भूख लगी है। क्यों? क्योंकि उसको टेबल पे थाली, कटोरे और चम्मच के साथ खाना नहीं आता। ही इज़ नॉट नोइंग हाउ टू यूज़ द यूटेंसिल्स, ही इज़ नॉट नोइंग हाउ टू पिक द बाइट, कैसे रोटी का कौर तोड़ें और कैसे खाएं उसे नहीं मालूम। फिर डॉक्टर्स को दिखाया जाता है, डॉक्टर्स भी नहीं समझते हैं, साइकोलॉजिस्ट को दिखाया जाता है, तब सब लोग ये सोचते हैं ओह वो फिर रोता रहता है बट खाना नहीं खाता है। फिर वो क्या करता है, वो उस रोटी को कभी इस धोने समझाने में वो थाली नीचे गिर जाती है, जो उसको भोजन परोस के दिया गया है वो थाली उसकी नीचे गिर जा रही है। और जब वो थाली नीचे गिर जाती है तो वो नीचे गिरा हुआ खाना अपनी टंग से, अपनी जीभ से खा रहा है, जैसे एक जानवर खाता है, जैसे एक डॉग हमारे वहाँ पालतू है तो वो खाता है, या एक कैट खाती है, या एक खरगोश अपनी जीभ निकाल के खाता है। क्यों? व्हाट इज़ दिस? कि उसने बचपन से वही तरीका देखा था खाने का। तो जब उसको टेबल पे खाना दिया गया तो ये भी एक तरह की भाषा है। वो अपनी भाषा से ये समझा रहा है कि आई एम नॉट ए ह्यूमन बीइंग लाइक यू, आई एम अ ह्यूमन बीइंग बट आई एम नॉट लाइक यू, मैं आपकी तरह नहीं हूँ। तो समझे भाषा का तरीका, भाषा की आप शक्ति समझे, ये होता है भाषा को अभिव्यक्त करने में आप भाषा को कितना समझ पाते हो, ये ज़रूरी है।
लिखना तो रटा रटाया, डेफिनेशन तो इजी है। इसके बाद दूसरा शब्द है आधुनिकता। क्या है? आधुनिकता। कि हम कैसे आधुनिक बनते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय आधुनिक? मॉडर्न, मॉडर्निज्म जिसे आप कहते हैं इंग्लिश में, आधुनिकता। क्या समझते हैं आप आधुनिकता से? बताइए। क्या आधुनिकता फैशन करना है? क्या आधुनिकता छोटे कपड़े पहनना है? क्या आधुनिकता पबजी खेलना और इसी तरह के और गेम्स डाउनलोड करके खेलना है? क्या आधुनिकता ट्वीट करना या समय बिताना कहीं भी इधर उधर किसी के भी साथ है? आजकल बहुत सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। लोग लिव इन रिलेशनशिप्स में भी रह रहे हैं बिना मैरिज किए। क्या आधुनिकता ये है? आप बड़े बच्चे हैं, आपसे ये बात कह सकती हूँ, मैं पूछ सकती हूँ, क्या आधुनिकता ये है? नो, नॉट एट ऑल। ये मॉडर्निज्म नहीं है। ये इसमें हम आपको एक चीज़ भी सिखा सकते हैं कि बहुत मेट्रोज़ में बीच में बहुत हवा चली थी कि जिस बच्चे का बॉयफ्रेंड नहीं है वो मॉडर्न नहीं है, जिस लड़के की गर्लफ्रेंड नहीं है वो मॉडर्न नहीं है, जो लिव इन में नहीं रह सकते वो मॉडर्न नहीं है, या जो पेरेंट्स की मर्ज़ी से शादी करते हैं अरेंज मैरिजेस, वो मॉडर्न नहीं है। नो, नॉट एट ऑल। ये कभी भी मॉडर्निज्म नहीं है। ये गलत है या सही है वो एक अलग पार्ट है, वो उस पर डिस्कशन अभी नहीं करेंगे। बट ये मॉडर्निज्म नहीं है, ये आधुनिकता नहीं है। आधुनिकता क्या है? समय के साथ चलना। व्हाट इज़ आधुनिकता? समय के साथ चलना। कि हम अब आपको उस तरह, एक एग्जाम्पल टीचर और स्टूडेंट का अगर लें तो हम अब आपको उस तरह से नहीं पढ़ा सकते जैसे हमारे टीचर ने हमको पढ़ाया था, कि टीचर एक शब्द बोलता था और स्टिक मारता था और हम चुप हो जाते थे। नहीं हो सकता। वो टीचर अच्छा नहीं कहा जाएगा। जो टीचर बहुत डांटेगा वो अच्छा नहीं कहा जाएगा। अब टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक फ्रेंडशिप है, एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पर एक आपको मैंने शिक्षा के उद्देश्य में मैंने ही आपको पढ़ाया है कि जहाँ पे एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए कि बच्चा टीचर से एटलीस्ट खड़ा होकर पूछ सके। ठीक है, टीचर को फर्म रहना है, टीचर को डिसिप्लिन रहना है, वो तो उसे रहना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं रहेगा टीचर ऐसा तो कुछ बच्चे होंगे जो नोटोरियस होंगे या जो नहीं पढ़ना चाह रहे होंगे, उसके पीछे भी एक रीज़न होगा उनका, बट वो क्लास को डिस्टर्ब करेंगे। कई बार तो बहुत अच्छे बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं। देखिए आपके मैथ्स फिजिक्स की क्लास में कभी कभी क्या होता है कि अगर आप पहले से उस चीज़ को पढ़े होते हैं तो आप नहीं पढ़ना चाहते हो, आप बोर फील करते हो। तो एक फॉर्म तो होना पड़ेगा टीचर को, एक डिसिप्लिन क्लास का मेंटेन करना पड़ेगा, प्रीफेक्ट को, एसपीएल को स्कूल का डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। बट वो इतना स्ट्रिक्ट ना हो कि बच्चा अपनी प्रॉब्लम कहने में डरे। मान लीजिए मैंने आपको ये लेक्चर पढ़ाया तो आई फील वेरी हैप्पी जब आप मुझसे क्वेश्चन करते हो कि मैम व्हाट डू यू मीन बाय दिस, या मैम इस चैप्टर में ये लाइन समझ में नहीं आई, ये आई फील लाइक कि हाँ मैं बच्चों को एक ऐसा एटमॉस्फेयर दे रही हूँ कि बच्चे में भय का वातावरण नहीं है, बच्चा डर नहीं रहा है, बच्चा पूछ रहा है। बच्चा अपना समझेगा तभी पूछेगा ना। तो ये मॉडर्निज्म है कि पढ़ाना तो हमको वही है। हमने भी अपनी टीचर से भाषा और आधुनिकता ही पढ़ा था। हमने भी अपनी टीचर से जब पढ़ा था तो भाषा और आधुनिकता चैप्टर ही पढ़ा था आज से कई साल पहले, लेकिन पढ़ाने का तरीका चेंज हो गया। आज हम आपको उसका दूसरा एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं कि भाषा क्या और आधुनिकता क्या। आधुनिकता क्या है? अब समझ में आया कि नए परिवेश के साथ जब हम नए तरीके से सोच सकें, नई चीज़ों को आत्मसात कर सकें। आप देखिए जो चीज़ें आप जिन चीज़ों को आत्मसात नहीं करते हैं आप ऑफ बीट कहलाते हैं। तो आप आधुनिक नहीं हैं, इसका मतलब आप आधुनिक नहीं हैं। आप अगर उन चीज़ों को नहीं अपनाते हैं तो आप ऑफ बीट कहलाते हैं। आप एक मूवी मुझे ध्यान आ रही है, कौन सी थी, हम लोग क्लास में मूवी की बात कर सकते हैं अगर ये आपके चैप्टर से, एक शायद हनीमून ट्रैवल्स थी क्या, शायद ये एक मूवी थी, अगर आपने देखी हो। अच्छी पिक्चर थी, काफ़ी अच्छी पिक्चर थी। उसमें 4 पेयर्स दिखाए गए थे। तो उसमें जो एक लड़की है उसका एक सीन मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि मॉडर्निज्म क्या है। एक लड़की है जो कि जिसका जो हस्बैंड है उसकी जो शादी हुई वो बहुत कंट्रोवर्शियल विचारों का, बहुत पुरानी मान्यताओं का है, और वो जुहू बीच पे जाती है अपने हस्बैंड के साथ घूमने, टहलने जाती है, घूमने जाती है। तो वो साड़ी पहन के उसे ले जाता है, बट साड़ी में उसे बहुत प्रॉब्लम आ रही है ना, साड़ी में उसे बहुत प्रॉब्लम आ रही है। वो साड़ी उसकी बार बार ऊपर उठ जा रही है। अब आप बीच में जाओगे तो आप साड़ी या सूट पहन के जाओगे तो ऑब्वियस है कि आपका कुर्ता ऊपर उठ जाएगा, साड़ी ऊपर उठ जाएगी, बहुत ख़राब लगेगा, वो देखने में डिग्निफाइड नहीं लगेगा।
तो हम क्या प्रेफर करते हैं जब हम बीचेस में घूमने जाते हैं कि हम टाइट्स पहने या हम पैंट्स पहने या हम शॉर्ट्स पहने, कि उसमें टी शर्ट छोटी है लेकिन शरीर ढका है, बुरा नहीं लग रहा है ना, बुरा नहीं लग रहा है। टी शर्ट छोटी है लेकिन शरीर जो है वो क्या है, पूरा ढका हुआ है, तो बुरा नहीं लग रहा है, वो देखने में सही लग रहा है। अभी बच्चे जीन्स और टी शर्ट्स पहनते हैं तो अच्छा लगता है देख करके कि वो बुरा नहीं लग रहा, क्रॉप टॉप नहीं है, इधर उधर से उनका शरीर ढका हुआ है, तो वो बेटर लग रहा है, आँखों को ठंडक देता है और आप मॉडर्न भी कहलाते हो। तो उस पिक्चर में क्या दिखाया गया कि वो काफ़ी देर, तो सीन में क्या दिखाया गया कि काफ़ी देर तक वो इस जद्दोजहद में रहती है और घर में भी उसको बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स टाइप का है उसका हस्बैंड, पुरानी मान्यताओं को मानने वाला। तो ऑर्थोडॉक्स पुरानी मान्यताएं नहीं कहते हैं ऑर्थोडॉक्स को, याद रखिएगा पहले ऑर्थोडॉक्स का सही अर्थ, जो पुरानी सड़ी गली मान्यताएं जो समय के साथ ना चल पाएँ, जो समय के साथ सही ना हो। तो उस लेडी के साथ घर की भी प्रॉब्लम है, वो घर में भी उन्हीं ऑर्थोडॉक्स विचारों के साथ रहती है, पुराने सड़े गले रीति रिवाजों के साथ, और वहाँ भी तो एक सीन आता है उसमें कि वो उसका हस्बैंड उससे कहता है कि अपनी साड़ी ठीक करो और तुम्हारी मतलब थोड़ा कहीं कहीं पे से कमर वमर दिख रही है, और लास्ट में वो क्या करता है, लास्ट में वो लेडी क्या करती है, वो इरिटेट हो जाती है और उसको सब याद आने लगता है कि मेरे साथ घर में भी ऐसे ही करते हैं इसके पेरेंट्स ही, और वो क्या करती है, वो अपनी साड़ी हटा देती है, वो साड़ी खोल देती है और अब वो ब्लाउज़ और पेटीकोट में रहती है और आराम से नदी के किनारे समुद्र, मतलब ये मैं वीडियो दिखा रही हूँ आपको, बट इसको मुझे बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप बड़े बच्चे हो, आप समझदार हो कि क्यों वो ऐसा करती है, क्योंकि वो पुरानी मान्यताओं को वहाँ पर छोड़ रही है और अब उसके लिए अपने पहने हुए कपड़े को कैरी करना ईजी है। अब उसका पूरा शरीर ज़्यादा अच्छे से ढका हुआ है और वो आराम से दिखाते हैं कि मूवी में दिखा रहे हैं कि वो आराम से बीच पे घूम रही है। तो मैं आपसे यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि आपको ये करना है, बट मॉडर्निटी क्या है, मॉडर्निटी यही है कि आप समय के साथ अपने परिधानों को बदलो। अब ऑब्वियसली अगर आप जुहू बीच पे घूमने या किसी भी बीच में, दुनिया के किसी बीच में घूमने जाओगे तो आप साड़ी और दुपट्टा लेके जाओगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप स्कूल में शॉर्ट्स पहन के आओगे तो हमें प्रॉब्लम होगी, है ना। तो दिस इज़ कॉल्ड मॉडर्निज्म। ये आधुनिकता है कि आपकी सोच आधुनिक होनी चाहिए, आपकी सोच आधुनिक होनी चाहिए, आपको नए तरीक़ों को आत्मसात करना चाहिए। जैसे कि आप अभी आजकल में नया एग्जाम्पल ले सकते हैं, अभी पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन ही दूंगी तब चैप्टर शुरू करूंगी शायद नेक्स्ट वीडियो में, कि आप अभी एग्जाम्पल लिख सकते हैं व्हाट्सएप लैंग्वेज आपकी मस्त चलाते हैं आप फ़ोन, बढ़िया चैट चलती है, बढ़िया चैट चलती है आपकी हमारी सबकी चलती है। ऐसा नहीं कि केवल आपकी चलती है, हम सबकी भी चलती है। टीचर्स के ग्रुप्स हैं, फ्रेंड्स के ग्रुप हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, मम्मी बच्चे का ग्रुप है, हस्बैंड वाइफ का ग्रुप है, सबका मस्त चैट चलती है। किस भाषा में लिखते हैं, किस भाषा में लिखते हैं, रोमन हिंदी चलती है आपकी। आप कैसे हो, आप कैसे हो, हाउ आर यू नहीं लिखते हो, क्योंकि हाउ आर यू के बाद सारा कन्वर्सेशन इंग्लिश में करना पड़ेगा, तो भैया अंग्रेज़ी तो इतनी आती नहीं है कि सारा कन्वर्सेशन कहा जाए। आप पूरा इंग्लिश में लिखें कि कितना पढ़ाया रश्मि मैम ने और कितना चैप्टर आएगा एग्ज़ाम में और तूने क्या तैयार कर लिया। तो ईजी क्या है, व्हाट इज़ ईजी वर्जन, ईजी वर्जन इज़ वेरी गुड रोमन इंग्लिश। दिस इज़ कॉल्ड आधुनिकता। ये आधुनिकता है कि आप समय के साथ आधुनिक बने, आप आधुनिक तरीके। अब जैसे हाउ आर यू, आप पूछते हो हाउ आर यू, हम लोग पूछते थे पहले जब नया नया व्हाट्सएप चला था, तो आप कैसे हो लिखने में टाइम, अब टाइमिंग की भी एक प्रॉब्लम है आधुनिकता में कि आज हम लोग आधुनिक हैं, आप और हम आधुनिक हैं, तो हम लोगों के पास टाइम की बहुत कमी है। तो अब आप पूरा लिखोगे आप कैसे हो, AAP आप, फिर कैसे KAISE कैसे हो, HO, फिर क्वेश्चन मार्क लगाओगे, हाउ आर यू, आपने इंग्लिश में लिख दिया। हाउ आर यू भी छोटा हो गया, हाउ आर यू भी छोटा हो गया। अब हाउ आर यू, HWRU, हाउ आर यू, HRU, हाउ आर यू। सामने वाला समझ गया, सामने वाला समझ गया कि मुझसे मेरा हाल चाल पूछा जा रहा है, उसने लिख दिया फाइन। अब फाइन लिखने में भी टाइम लग रहा है भैया, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो हम F लिखेंगे, 9 बनाएंगे, फाइन। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ कॉल्ड आधुनिकता। कि ये जो फर्स्ट, अभी मैंने आपको याद रखिए कि जो भी आज इस आधुनिकता शब्द के साथ पढ़ाया, भाषा के साथ, ये मैंने आपको एक्चुअली क्या पढ़ाया,
गप्पे नहीं मारी, ये मत सोचिएगा कि मैम बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हैं तो आज गप के मूड में। नो, नॉट एट ऑल। अगर क्लास में भी पढ़ाती तो ऐसे ही पढ़ाती आपको। ये आपको बताना है कि भाषा, हिंदी भाषा कैसे चेंज हो रही है वक्त के साथ, या अंग्रेज़ी भाषा कैसे चेंज हो रही है वक्त के साथ, और हम कैसे आधुनिक बन रहे हैं। व्हाट्सएप, आप कहते हो व्हाट्सएप, अब अभी आजकल जो नया ट्रेंड है, क्या पता कुछ और लॉकडाउन में अगर हो गया हो तो मुझे बताना। मैं भी कई बार बच्चों से सीखती हूँ, है ना, अपनी बेटी से सीखती हूँ या आपसे सीखती हूँ कि व्हाट्सएप अब आप नया बोलते हो, हाय हाउ आर यू, आपको बुरा लगता है ना, आपको ओल्ड फैशन लगता है। हम लोगों को सही लगता है होप सो यू ऑल आर फिट एंड फाइन, है ना। तो कई बार मैं भी सोचती हूँ कि मैं केवल आपसे वही कहती हूँ होप सो यू ऑल आर फिट एंड फाइन विद योर फैमिली मेम्बर्स, चेंज कर दूँ, बट मुझे उसमें कंफर्टेबल लगता है। मैंने शुरू से मैंने चेंज भी किया 1-2 बार, बट मुझे नहीं अच्छा लगा। मुझे एक्चुअली उस लाइन में मेरी बहुत आपके साथ बहुत प्यार, बहुत इमोशंस, केवल आपके लिए नहीं, आपके फैमिली में। मैं भी अपनी भाषा की बात कर रही हूँ यहाँ पे, 1 सेकंड में आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही हूँ। टीचर और स्टूडेंट के बीच में भी एक बहुत अटूट रिश्ता होता है। आई नो यू नो वेरी वेल कि व्हेन आई से दैट हेलो गर्ल्स हाउ आर यू, होप सो यू ऑल आर फिट एंड फाइन विद योर फैमिली मेम्बर्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आप सबको देख लिया मन की आंखों से। आप सब अपने घरों में बिल्कुल फिट हो, फाइन हो, और केवल आप ही नहीं, टचवुड आपके फैमिली मेम्बर्स भी बहुत बढ़िया तरीके से हैं। तो ये एक हर इंसान का एक बात करने का तरीका है, और हर इंसान समय के साथ अपनी भाषा को बदलता है। और इसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ आपका मैंने पढ़ा था वो तो नहीं हो पाया इस वीडियो में, क्योंकि बाकी चीज़ें बताने में टाइम लग गया। लेकिन अगर ऐसे ही आपको लेक्चर शुरू कर देती तो भी आपको नहीं समझ में आता कि मैम ने ये क्यों बोला। तो उसमें जो 2 शब्द हैं, नूतनता और रमणीयता, तो उसमें जो नूतनता शब्द है, नूतनता मतलब नयापन, मॉडर्निज्म, नयापन, ये मैंने आपको आज बता दिया। अब रमणीयता कैसे होगी और किस तरह से नूतनता और रमणीयता अन्योन्याश्रित हैं। अन्योन्याश्रित मतलब एक दूसरे पर निर्भर हैं, और उनका भाषा से क्या लेना देना है, ये हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, फ्राइडे को पढ़ेंगे। क्या क्या कि नूतनता क्या है, रमणीयता क्या है, कैसे ये एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैं, और कैसे मॉडर्निज्म में आधुनिकता और भाषा से इनका क्या संबंध है। वैसे एक तरह से मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया। ओके, तो आप प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की जीवनी और इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मान लीजिए आप नेक्स्ट वीडियो देखते हैं और ये वीडियो नहीं देखते हैं तो इसको आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देके बहुत सारी ऐसी चीज़ें समझाई हैं बेटा जो आपको इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली हैं। अदरवाइज यू विल फील बोर एंड दिस चैप्टर विल बी अ टफ स्टफ फॉर you. So, be healthy, be safe. God bless you. Thank you.